नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत यानी हमारे देश में सूरज की धूप हमें साल के ज्यादातर वक्त मिलती है, लेकिन धूप में ज्यादा समय तक रहने के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। धूप के कारण शरीर को विटामिन डी जैसे जो एक तरह से कहें जरूरी तत्व हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन यही धूप हमें स्किन से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां भी दे सकती है। मेलेज्मा या चेहरे पर झाई की समस्या भी इनमें से एक है। मेलेज्मा को हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या का ही एक प्रकार माना जा सकता है। हालांकि मेलेज्मा होने के कई और कारण भी हो सकते हैं। मेलेज्मा चेहरे पर धब्बों की तरह नजर आता है और इसका इलाज हम माने तो पूरी तरह से संभव भी है, लेकिन ज्यादातर मामलों में लोग इस समस्या को अन्य बीमारी का लक्षण या स्किन की किसी अन्य बीमारी की शुरुआत समझते हैं। तो आखिर क्या है मेलेज्मा, इसके होने के कारण, लक्षण और इलाज? आज आयुष्मान भव में हम इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी से जुड़े जो विशेषज्ञ हैं वो तमाम आपके जो सवाल है उन सवालों के जवाब देंगे और आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कीजिए और जो सलाह और सुझाव है जरूरी वो विशेषज्ञों से लीजिए। मेलेज्मा में मुख्य रूप से शरीर पर गहरे या भूरे रंग के पैच बन जाते हैं और ये पैच सामान्य त्वचा के रंग की तुलना में गहरे होते हैं। त्वचा के रंग में आने वाले इस बदलाव के कारण कई लोग बेहद असहज भी महसूस करते हैं। मेलेज्मा में चेहरे पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। मेलेज्मा एक प्रकार का पिगमेंटेशन डिसऑर्डर है जिसमें त्वचा के मेलानोसाइट्स अधिक मात्रा में मेलेनिन का उत्पादन करने के लिए ट्रिगर होते हैं। ये त्वचा पर गहरे भूरे या भूरे रंग के पैच के रूप में दिखाई देता है, मुख्य रूप से चेहरे और गर्दन पर। आमतौर पर मेलेज्मा पैच हानि रहित और दर्द रहित होते हैं। वैसे तो मेलेज्मा किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये 30 से 40 वर्ष की महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। मेलेज्मा तब उभरता है जब हार्मोन एस्ट्रोजन मेलानोसाइट्स को पिगमेंट पैदा करने के लिए उत्तेजित करता है। ये स्थिति पुरुषों में भी देखी जा सकती है। आधुनिक शोध से पता चला है कि 50% महिलाएं मेलेज्मा की समस्या से परेशान हैं। कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद मेलेज्मा की समस्या खत्म हो जाती है, तो कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद मेलेज्मा की समस्या बढ़ जाती है। मेलेज्मा अनुवांशिक भी होते हैं, जो व्यक्ति को अपने माता पिता या दादा दादी, नाना नानी से भी मिल सकते हैं। सूरज और धूप की यूवी पराबैंगनी किरणें त्वचा में मेलेज्मा का कारण बन सकती हैं। कुछ दवाओं के असर से भी मेलेज्मा हो सकता है। भारत में मेलेज्मा की समस्या काफी सामान्य है। साथ ही एशिया के कई देशों में बड़ी संख्या में महिलाओं में मेलेज्मा की समस्या देखी जा सकती है। तो मेलेज्मा से जुड़ा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे साथ स्टूडियो में 3 अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद हैं। मेरे साथ जुड़ी है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर विभू मेहंदीरत्ता, जो कि प्रमुख हैं त्वचा विज्ञान विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहंदीरत्ता। साथ ही मेरे साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय शुक्ला जुड़े हैं, जो प्रोफेसर है नेहरू होम्योपैथिक अस्पताल के। डॉक्टर शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन अग्रवाल, जो अध्यक्ष हैं ब्लिस आयुर्वेदा के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल। तो आप भी हमें कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब लीजिए और जो हमारे नंबर्स हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर मेहंदीरत्ता, पहले शुरुआत आपसे। थोड़ा हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप थोड़ा और सामान्य भाषा में अगर बताएं मेलेज्मा क्या है, इसे कैसे समझें? देखिए, मेलेस्मा एक बहुत ही कॉमन पिगमेंटेशन है जिसमें कि हमारे फेस के ऊपर काले रंग के या ब्राउन रंग के धब्बे, दाग, धब्बे या झाइयाँ जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोले, दिखाई देते हैं। और ये जो धब्बे हैं इनका रंग कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें कि शुरुआत में ये बहुत ही हल्के ब्राउन रंग के होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता है और सूरज से अगर हम प्रोटेक्शन नहीं करते अपनी स्किन की, और अगर जो कारण है जिसकी वजह से ये पिगमेंटेशन हो रहा है उस कारण को कंट्रोल नहीं करते, तो ये पिगमेंट डार्क ब्राउन और ग्रे कलर का या कई बार नीले रंग का भी हो जाता है। इसका जो ज़्यादातर जो साइट है जहाँ पर ये पाया जाता है, माथे पर, दोनों गालों पर, ब्रिज ऑफ द नोज़ या नाक की हड्डी के ऊपर, चिन के ऊपर और साइड्स में जो हमारी जॉ है, जॉ लाइन के ऊपर भी ये धब्बे हो सकते हैं। ये तो हुआ फेशियल मेलेस्मा। इसके अलावा कुछ कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ये जो पिगमेंटेशन है कई बार गर्दन पे या बाजू जो खुला हिस्सा है, सूरज को हम एक्सपोज्ड रहता है, वहाँ पर भी ये पिगमेंट आ सकता है।
ठीक है। इसमें लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई सिम्टम नहीं होता और सिर्फ देखने में भद्दा लगता है। ज़्यादातर मरीज़ों में इसमें कोई खुजली नहीं होती, कोई बर्निंग नहीं होती, लेकिन जो लोग थोड़े सफ़ेद, जिनकी त्वचा का रंग थोड़ा सफ़ेद है, उनमें कई बार लाली थोड़ी सी दिखाई देती है, क्योंकि जो सन की वजह से जो उसमें चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे थोड़ी लाली आ सकती है। जो क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से लाली आ जाती है। तो कैसे मेलास्मा के जो सिम्टम्स हैं उनको समझें और कैसे इसे बाकी स्किन डिजीज़ से अलग करें, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले कॉलर हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हमें मयंक सिंह ने कॉल किया है, हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। मयंक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका। First of all, good afternoon, ma'am. And I want to know how possible it is be stressed by melasma, and what is the best natural treatment for melasma, and does melasma always come back? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक। आपका जो सवाल है उसे हम आयुर्वेद विशेषज्ञ से समझेंगे। डॉक्टर नितिन अग्रवाल, थोड़ा सा आप बताइए कि मेलास्मा को आयुर्वेद कैसे देखता है, और जो मयंक का सवाल है उसके दो पहलू हैं कि क्या मेलास्मा वापस आ सकता है, इसका उपचार क्या है, जो हम आगे ट्रीटमेंट वाले पार्ट में ज़रूर जाएंगे और उसको शामिल करेंगे। लेकिन पहले हमें आयुर्वेद के नज़रिए से बताइए मेलास्मा को कैसे देखता है आयुर्वेद। हाँ, मैं आयुर्वेद का ही व्यू पॉइंट बताऊंगा। तो आयुर्वेद में इसको पित्त प्रधान रोग बोलते हैं, और ये जो वात का एग्रेवेशन होता है उसकी वजह से होता है। अगर मैं पित्त को भी डिफ्रेंशिएट करूं तो रंजक पित्त मतलब हमारा ब्लड, लिवर, स्प्लीन और पेनक्रियाज, ये जो पूरा हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से ये मेलास्मा की प्रॉब्लम ओरिजिनेट होती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है जो आयुर्वेद विशेष तौर पर मानता है जी, वो है साधक पित्त मतलब न्यूरो हार्मोनल फिजियोलॉजी, विच इज़ लाइक इमोशनल हेल्थ या इमोशनल स्ट्रेस। तो अगर वो भी हमारा बढ़ा हुआ है, जैसे एंगर, इरिटेशन, ये सब तरह की चीज़ें, या मेंटल स्ट्रेस किसी को बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं। और इसमें जैसे कि डॉक्टर मेहंदीरता ने बोला, तो निश्चित रूप से उसके कोई फेटल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, लेकिन वैसे देखने में बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है और लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है। अक्सर आप सोशली जाते हैं तो लोग टोक देते हैं, तो ऑलरेडी लोग स्ट्रेस्ड हैं, एंड व्हेन किसी को कोई टोक दे, स्पेशली इन वीमेन, तो सोशल एंजाइटी और बढ़ जाती है। बिल्कुल। इसकी वजह से मेंटल और इमोशनल इश्यूज और क्रिएट होते हैं। तो आयुर्वेद की दृष्टि से जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेशली व्हेन वी ट्रीट दिस होल प्रॉब्लम, सो वी टेक ए होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें कि लिवर डिटॉक्स, डाइजेशन एज वेल एज मैनेजिंग स्ट्रेस, ये तीनों चीज़ें ही कंबाइंड तरीके से हम इसको लेते हैं, तब जाके फिर इसका एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट आता है। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, पवन ने हमें कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या प्रश्न है आपका। पवन, आप अगर सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो जी, बताइए। पवन, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और एक बार में अपना सवाल पूछिए। जी मैम, नमस्ते। मैं पवन कुमार बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी जी मैम, मुझे ये जानना था इसके बारे में कि ये जो मेलास्मा होता है। हेलो, आपको आवाज आ रही है? पूछिए, मुझे आवाज आ रही है, आप पूछिए, एक बार में सवाल कीजिए। जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मेलास्मा होता है, इसको क्या नॉर्मल तरीके से ठीक किया जाता है विदाउट डॉक्टर के, या फिर कोई क्रीम वगैरह लगा करके घर में नेचुरली? ठीक है, ठीक है पवन, हम आपके सवाल का जवाब लेंगे जब ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर बात करेंगे। हम कुछ ही देर में आपके सवाल को हम जरूर शामिल करेंगे। आप कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर धनंजय शुक्ला, अब मैं होम्योपैथी का नजरिया समझूं तो आप लोग कैसे देखते हैं, और स्किन डिजीजेस की जब बात होती है तो होम्योपैथी पे बहुत बड़ी तादाद में लोग भरोसा करते हैं। जी, जहाँ तक होम्योपैथी की बात है, मेलास्मा की अगर हम बात करें तो मेलास्मा जो है ये एक तरह का वन साइडेड डिसऑर्डर कहा जाता है। वन साइडेड डिसऑर्डर मतलब कि हमारा जो शरीर है वो एक बीमारी से ग्रसित है, बट उसका लक्षण जो है, उसका सिम्टम जो है वो सिर्फ स्किन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हम किसी भी बीमारी को ये नहीं समझते कि वो किसी एक अंग से रिलेटेड है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच डिमांड करता है, ये या कोई भी डिसऑर्डर, स्किन का डिसऑर्डर कह लें या किसी भी तरह का डिसऑर्डर। तो हमारा जो अप्रोच है वो हमेशा होलिस्टिक होता है, जिसमें पेशेंट का मेंटल एज वेल एज फिजिकल सिम्टम्स सभी को कंसीडर किया जाता है और एज अ होल पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है। बिल्कुल। होम्योपैथी में और किस तरह का ट्रीटमेंट है जो मौजूद है, और कैसे जैसे अभी तमाम विशेषज्ञों ने कहा है कि इसके साथ कोप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है और जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। उन तमाम पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर मेहंदीरता, आपने सिम्टम्स को लेकर जो बात की,
पहले उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन पहले इसके बड़े जो कारण है वो बताइए। धूप एक बड़ा ट्रिगर फैक्टर माना जाता है, इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? बिल्कुल, हमें क्योंकि किसी भी रोग को ट्रीट करने से पहले उसके कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो मिलास्मा जो है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सूरज का जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो जो किरणें हैं हमारे कलर बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं स्किन में, जैसे कि हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं, उनको एक्टिवेट करती हैं, और जिससे कि जो मेलानिन है, एक पिगमेंट है स्किन में, ज़्यादा बनता है। और जितना ज़्यादा मेलानिन बनेगा, कोशिका जितनी ज़्यादा काम करेगी, उसमें कलर स्किन का उतना डार्क हो जाएगा। तो अगर हम ये ध्यान दें तो ये जो पिगमेंटेशन है चेहरे की उस हिस्से पे ज़्यादा है जो कि मैक्सिमम सन एक्सपोज्ड है। तो एक ये बहुत ज़रूरी है सन प्रोटेक्शन, दैट इज़ समथिंग प्रिकॉशनरी स्टेप जो हर कोई जिसको पिगमेंटेशन है उसको पहला ध्यान ये रखना है कि उसे अपनी त्वचा को, स्किन को, चेहरे को धूप से बचाना है। नंबर 2 जो कारण है उसमें आता है हार्मोन्स। सो हार्मोन्स, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेगनेंसी में इस तरह के पैचेस, झाइयाँ चेहरे पे पहले उत्पन्न होती हैं। तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, ईस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है ब्लड में, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये पिगमेंटेशन अगेन, क्योंकि हमारी कोशिकाएं जो हैं मेलानिन बनाने वाली, उसमें कुछ इस तरह के भी रिसेप्टर्स हैं जो कि इन हार्मोनल जो लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। नंबर 3 हमारा खान पान। तो कुछ इस तरह की डेफिशिएंसीज़ हैं हमारी डाइट में, जैसे मैं कहूँ विटामिन B12 है, आयरन है जो कि हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर ये डेफिशिएंसीज़ हैं, विटामिन D है, तो हमारे को ये देखने में आता है कि जो कलर है मिलास्मा ज़्यादा कॉमन है उन लोगों में। इसके अलावा स्ट्रेस का, जैसे आपने जिक्र किया कि जो एक हमारा बॉडी का एक एक्सेस है, एक पूरा चैनल है माइंड टू बॉडी, है ना, तो उसमें अगर हमारी सोच में अगर हम उदास हैं, स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, तो कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि इस पिगमेंटेशन को बढ़ाते हैं। दवाइयाँ, ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड की बीमारी का एक लक्षण है मिलास्मा। जो ये हमारे सीजर, जिसे कि हम मिर्गी का दौरा, उसके लिए जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं दौरे को कम करने के लिए, उन पेशेंट्स में भी ये पिगमेंटेशन मिलास्मा जैसी देखने में आती है। तो ये कुछ मोटे कारण हैं जिनका ध्यान रखना है। बिल्कुल। एक और कॉलर को हम शामिल करेंगे। कश्मीर से हमें कॉल किया है इमरान, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम। जी बताइए। जी, मेरा ये सवाल है कि घर में हम इसका इलाज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और वो कितना कारगर रहेगा? ठीक है इमरान, आप इलाज को लेकर जानना चाह रहे हैं। ठीक है, इलाज के पार्ट पे हम आएंगे इमरान, और फिलहाल आप हमारी चर्चा में, हमारे कार्यक्रम में बने रहिए। डॉक्टर नितिन अग्रवाल, इलाज लोग पहले जानना चाह रहे हैं, लेकिन इसके और जो पहलू हैं उन पर हमें बात कर लेनी चाहिए। अभी डॉक्टर मेहंदी रत्ता ने तमाम जो कारण है वो बताए, इसमें क्या आप और कुछ जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि आप जब पित्त से इस विकार को जोड़कर देख रहे हैं, तो क्या और भी ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो हो सकते हैं मेलास्मा के पीछे? निश्चित रूप से कई बार जैसे कि हमारा जो खान पान है, लाइफस्टाइल है, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। और आयुर्वेद का तो एक बेसिक सिद्धांत है कि अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, गट का जो फ्लोरा है वो भी फ्रेंडली नहीं है बहुत ज़्यादा, तो निश्चित रूप से बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होगा। और जब बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होगा तो ये मेलास्मा, हाइपरपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो उसको भी हमको ठीक करने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन डिटॉक्स अवर बॉडी रेगुलरली। एक ये उसका बहुत चैनलाइज पार्ट है। और जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर मेहंदी रत्ता ने कि भाई हम बहुत सारी ड्रग्स लेते हैं, वो एसेंशियल ड्रग्स हैं। मान लीजिए आपको मिर्गी का दौरा पड़ा, जैसे आपने बोला, तो मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन उसको फिर हम उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको कैसे वॉश आउट कर सकते हैं। हेयर कम्स द आयुर्वेदिक रोल ऑल्सो, कि जहाँ पर हम कुछ लिवर डिटॉक्स, इस तरह की जो ब्लड प्यूरिफिकेशन की जो मेडिसिन है, स्पेशली जो आज में रक्त शोधन जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, उसकी अगर हम आयुर्वेदिक हर्ब्स लेते हैं तो निश्चित रूप से हम उनके साइड इफ़ेक्ट्स को भी मिनिमाइज करते हैं और मेलास्मा की प्रॉब्लम को भी ट्रीट करते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, उत्तर प्रदेश से अमृत जुड़े हुए हैं। फिलहाल उनसे हम बात करते हैं। अमृत, शुक्रिया कॉल के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ अमृत, टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और एक बार में पूछिए अपना सवाल। मैं बिल्कुल कम कर रहा हूँ मैम। मैं मेलास्मा, मैंने एलोपैथिक दवाई
लेकिन इन लोग कहते हैं ना, जितना चिंता करो उतना ही चिंता बढ़ती है। तो मैं भी इतना चिंता करना बंद कर दिया। जब से मैंने चिंता करना बंद कर दिया है तो काफ़ी मेरे को राहत मिला। लेकिन क्या होता है ना, कभी होता है मैम, ये कभी ख़त्म हो जाता है, कभी होता है कभी ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर से, क्या इसका योगा करना कुछ लाभदायक है? ठीक है अमृत। डॉक्टर शुक्ला, एक अच्छी बात कही अमृत ने कि उन्होंने चिंता करना बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी वो कह रहे कि कभी आता है कभी चला जाता है। तो ये क्या है? कुछ ऐसे जैसे बात करें कि ट्रिगर होता है फिर खत्म हो जाता है और कभी भी ट्रिगर कर सकता है, रिकरेंस कैसे है इसका? जी, इस बीमारी का एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है, तो पेशेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इसके ट्रीटमेंट में। और दूसरी बात, जो भी ट्रिगर फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जो आपको पता है जनरल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि धूप में जाने से बचें। अगर आप धूप में जा रहे हैं या अपना प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको धूप में जाना ज़रूरी है तो आप छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने चेहरे को बचाइए धूप से, डायरेक्ट सनशाइन नहीं पड़ना चाहिए चेहरे पर, अदरवाइज़ आप ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, वो रेकरेंस होता रहेगा। तो जितने भी मेंटेनिंग फैक्टर्स हैं और जो नॉन एक्साइटिंग फैक्टर्स हैं वो आपको एलिमिनेट करने होंगे, पेशेंस रखना होगा। और स्ट्रेस, जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस मैं नहीं लेता हूँ, कोशिश करें कि किसी भी तरह का स्ट्रेस जो है उससे दूर रहें। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो ये इस तरह के केमिकल्स हमारे शरीर में प्रोड्यूस करता है स्ट्रेस। हमारे शरीर में एक अंग है छोटा सा जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है ये कंट्रोल सेंटर है। जब ये हम स्ट्रेस लेते हैं तो ये कुछ चीज़ों को हमारी बॉडी में बढ़ा देता है, कुछ केमिकल सिक्रीशंस को बढ़ा देता है जो कि हाइपर पिगमेंटेशन को बढ़ा देती हैं। तो आप किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर लेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, चाहे वो मेलास्मा से रिलेटेड है, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है राजकुमार, एक और कॉलर जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से। राजकुमार ने हमें कॉल किया है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हम जैसे शरीर में रेड्स मोल्स जैसे हो जाते हैं, वो भी मतलब डिफरेंट जगह पे, तो वो भी मेलिस्मा का पार्ट होता है? ठीक है, हम समझते हैं। डॉक्टर मेहंदी रत्ता, ये सवाल है मोल्स हो जाते हैं शरीर में, क्या वो मेलिस्मा का प्रकार है? और मेलिस्मा को हम बाकी स्किन डिजीज से कैसे अलग करें? बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि पिगमेंटेशन का एक प्रकार है, तो उसको कैसे समझें? कितने तरह का होता है? देखिए, पिगमेंटेशन तो एक जनरल एक टर्म हमने यूज़ करी कि काले धब्बे, लेकिन वो काले धब्बे कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मेलास्मा एक कैटेगरी है जिसका अभी हमने डिस्कशन किया। उसके अलावा और भी कई तरह की पिगमेंटेशन चेहरे के ऊपर होती है जो कि मेलास्मा नहीं है, उससे हटकर है, जिसमें हम मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन बोलते हैं, जिसे एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, जो कि ज़्यादातर डायबिटिक्स, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब है, वेट ज़्यादा गेन हो गया है, ओबेसिटी है, मोटापा है, लिवर का फंक्शन ठीक नहीं है, शुगर है, तो ये सब चीज़ें, हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। और उस स्थिति में भी हमारे चेहरे के ऊपर काले रंग के धब्बे झाइयाँ बनते हैं, लेकिन वो मेलास्मा नहीं है। इसके अलावा हमें और भी कई चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हम फ्रेकल्स बोलते हैं, सन स्पॉट्स बोलते हैं, तो वो भी अगर आप देखिए, कंपेयर करें कोई इस तरह का व्यक्ति जो कि ऐसे ऑक्यूपेशन में है जिसका सन एक्सपोजर ज़्यादा है, हिल्स के ऊपर रहता है, फार्मर है, किसान है, खेतीबाड़ी करता है, तो अगर आप उनके स्किन में देखें तो उनको चेहरे पे कई तरह के पिगमेंटेड स्पॉट्स नज़र आएंगे, तो वो भी मेलास्मा नहीं है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ इस तरह के स्किन के कैंसर्स हैं जो कि पिगमेंट की शक्ल में चेहरे के ऊपर आते हैं, जिसे कि हम मेलेनोमा बोलते हैं। और ये जो कैंसर है ये काफ़ी घातक और काफ़ी एग्रेसिव कैंसर होता है, तो हमें हर एक व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये किस तरह की पिगमेंटेशन है, और एक बार डॉक्टरी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है, और आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हुए कुछ कारण। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो मोल्स हैं, इन्होंने पूछा कि पिगमेंटेड मोल्स हैं, पिगमेंटेड मोल्स इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अगेन अ हार्मोनल प्रोसेस, और जो हमारी अपनी स्किन का जो टाइप है उसमें किस तरह के हमारे पिगमेंट कंटेंट है उसके हिसाब से, और सन एक्सपोजर के हिसाब से, लाइफस्टाइल का जिक्र किया अभी डॉक्टर साहब ने। सो लाइफस्टाइल विल ऑल्सो डिटर्मिन कि कितने मोल्स कहाँ पर निकलेंगे। हमारा जेनेटिक्स डिटर्मिन करेगा कि हमारे कितने ये जो पिगमेंट वाले मोल्स हैं वो निकलेंगे। लेकिन अगर ये पिगमेंट वाले मोल्स छोटे हैं
तो ये ज़्यादातर बिनाइन है, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट मेलास्मा से अलग होता है। हमें सन प्रोटेक्शन इस कंडीशन में भी देना है, और इसके अलावा हम इन मोल्स को अगर कोई निकलवाना चाहता है, वैसे तो हम ये सलाह देते हैं कि आप इनको टच ना करवाएं, लेकिन अगर आपको कॉस्मेटिकली अगर आपको लगता है कि ये आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो इनको हम कई तरीके से सर्जरी से, लेज़र से और इलेक्ट्रिक करंट से या केमिकल से हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल, थोड़ा सा बताइए कि महिलाओं को ये लगता है कि उन्हें मेलेज़मा ज़्यादा होता है, कई पुरुष भी इससे ग्रसित होते हैं, तो क्या ऐसा है कि जेंडर के हिसाब से भी ऊपर नीचे आंकड़े बता रहे हैं, और क्या उम्र का भी कोई असर है मेलेज़मा होने के पीछे, ये भी एक कोई फैक्टर है? हाँ जी हाँ, आपके प्रोग्राम में तो हालांकि ज़्यादातर मेल कॉलर्स हैं, विच इज़ वेरी, और ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, और फीमेल्स इसको लेके ज़्यादा सेंसिटिव भी रहती हैं, और उसमें क्योंकि एक बड़ा कारण हार्मोनल है फीमेल्स में, और मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज ये और भी बढ़ जाता है। एजिंग भी एक फैक्टर है, जैसा कि आपने बोला, तो ये सारे फैक्टर्स तो रहते ही रहते हैं। तो हार्मोनल बैलेंस के लिए भी जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती हैं तो वो ज़्यादा प्रोन होती हैं मेलास्मा होने के लिए। तो हम आयुर्वेद की दृष्टि से तो उनको यही सजा कहते हैं कि भाई बेटर है कि अदर मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। लेकिन उस दृष्टि से मेरा तो फिर भी ये कहना है, जैसे एक धूप वाला विषय भी आया, तो आयुर्वेद की दृष्टि से हम मानते हैं कि स्पेशली हमारे जैसे देश में तो धूप का एक्सपोजर कितना ही करोगे, कैसे बचोगे आप, मतलब जहाँ पर इतनी सनशाइन है साल भर में पूरा, और किसान हैं, महिलाएं हैं, सभी को खेतों में भी काम करना है और मजदूरी भी करनी है। तो अल्टीमेटली द बेस्ट वे इज़ कि हम अपना डाइजेशन ठीक रखें, स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करें, चाहे वो हम रूरल एरिया में क्यों ना हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो इमोशनल जो चीज़ें हैं वो लगभग सभी जगहों पर उपलब्ध हो जाती हैं, प्रॉब्लम है वहाँ पे। और एक लिवर को अगर हम अच्छे से डिटॉक्स रेगुलरली करते रहें, जब हम ट्रीटमेंट पार्ट की बात करेंगे तो मैं कुछ हर्ब्स की उनकी बात बताऊंगा आपको, तो उस दृष्टि से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एज वेल एज जो फेमिनाइन हार्मोन्स हैं उनको नेचुरली कैसे हम बैलेंस करके चलें। ठीक है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। एक कॉलर और है, वर्षा ने हमें महाराष्ट्र से कॉल किया है। शुक्रिया वर्षा कॉल के लिए। बताइए क्या कंसर्न है, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल ये है कि ये जो मेलाज्मा होता है वो पूरी तरह से ठीक होता है क्या? क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट करवाया पर वो डॉक्टर बोलते हैं कि ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता, सिर्फ लाइट होता है। तो ये सवाल है मेरा। ठीक है डॉक्टर शुक्ला, मेलाज्मा पूरी तरह से ठीक हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें पेशेंट का कंप्लायंस भी ज़रूरी है। सिवाय दवाई लेने के आप सोचें कि यानी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा जी कि ठीक हो सकता है या नहीं। जी जी। अच्छा। देखिए, होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग जो है वो एक कंप्लीट पेशेंट को एज अ होल लेकर की जाती है, और पेशेंट को दवा दी जाती है, और इंटरनल मेडिकेशन से ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। किंतु ज़रूरी ये है पेशेंस मेंटेन करें, और जो भी मेंटेनिंग और एक्साइटिंग फैक्टर्स हैं उनसे दूर रहें। एक चीज़ जो हम रिगार्डिंग इटियोलॉजी हम बात करते हैं, कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग सनलाइट की बात कर रहे हैं, धूप की बात कर रहे हैं, पर होता है ऐसा है कि अब आजकल के दौर में हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल, टीवी स्क्रीन्स का इस्तेमाल, लैपटॉप्स का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। तो इन डिवाइसेस से भी कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, और ये रेडिएशंस भी प्रीडिस्पोज करती हैं मेलाज्मा के लिए। तो यदि आप बाहर नहीं जा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं और इन सब डिवाइसेस का बिल्कुल इरेशनल यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से एक मेंटेनिंग फैक्टर है जो आपको पूरा रिकवरी में मुश्किल करेगा। ठीक है। बीना देवी हमारे साथ जुड़ी हैं, उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। बीना जी, शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए, आपका स्वागत है। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यही है मैडम कि उम्र 14 साल मेरी एज है, और मेरे चेहरे पर पूरे जैसे हल्का हल्का खुजलाहट होकर और हल्का सा नचकता हो जाता है, उसका भी काला पड़ जा रहा है। ऐसे हम कोई भी कॉस्मेटिक उतना इस्तेमाल नहीं करते, और जो है कभी कभी मैंने कभी फेस वॉश वगैरह कभी लगा लीजिए तो महीने में 1-2 बार जिस तरह की परेशानी आ जाती है, और जैसे धूप वगैरह से आते हैं तो बहुत खुजली जाती है, और खुजली के बाद वो काला काला धूपा हो जा रहा है। ठीक है बीना जी, आप बने रहिए। डॉक्टर मेहंदी रत्ता, कुछ और पूछना चाहेंगे आप उनसे? मुझे इनका प्रश्न बहुत क्लियर नहीं हुआ कि आपके चेहरे पे काले निशान बन गए हैं, आपने ये बताया। हाँ, मन धब्बा धब्बा जैसे हो जा रहे हैं पूरा,
बादल की तरफ से खुजली होने के बाद। खुजली होने के बाद तो इसमें देखिए आपका जो एक मेन सिम्टम है वो है कि खुजली भी होती है और चेहरे के ऊपर उसके बाद काले निशान पड़ते हैं। तो अगर ये जो खुजली है ये एक लक्षण हो सकता है आपको एक एलर्जी का लक्षण, जो कि आपको धूप से भी एलर्जी हो सकती है जिससे कि हम फोटोडर्मेटाइटिस बोलते हैं, या ये एलर्जी आपके एनवायरनमेंट में जो बाहर वातावरण में कुछ भी इस तरह का धुआं है, कीटाणु हैं या कोई भी परागकण है और या पौधों के जो भी या कोई जानवर की कोई भी उसमें हेयर है, उसकी वजह से एलर्जी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और जिससे कि जो आपका चेहरा खुला रहता है उसके ऊपर जब ये कीटाणु या ये जो एंटीजन जिसे हम बोलते हैं आता है तो आपको खुजली होती है। और खुजली की प्रक्रिया में क्या होता है कि हम अपनी त्वचा को डैमेज कर रहे हैं। स्क्रैच करने पे, खुजाने पे वहाँ पर अंदर जो उसमें चेंजेस आएंगे चमड़ी में, और जब वो चेंजेस हील होते हैं तो कालापन छोड़ के जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने चेहरे को एक तो बाहर के एनवायरनमेंट से बचाने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह की क्रीम्स हैं जो कि आपकी त्वचा को कवच की तरह रक्षा करेंगे। और धूप में कम जाना है आपको, और अगर फिर भी खुजली लगती है तो उसके लिए भी हमारे पास इस तरह की दवाइयाँ हैं जिससे कि खुजली ना हो और आप अपनी त्वचा को डैमेज ना करें। ठीक है, एक कॉलर है मंगल ने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया है। मंगल, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है, पूछिए। हाँ मैडम, मेरा सवाल यह है कि चेहरा जो है काला पड़ गया है गांव धूप में। और विलेज में जो मंगल, पहले आप अपना सवाल पूछिए। मुझे लग रहा है 2 कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंगल, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी मैम, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे जो गांव और विलेज में जो महिलाएं है वो तो अपने धूप में काम करने के लिए हर रोज जाती है, तो वो तो अपना चेहरा धूप से ज्यादातर बचा नहीं सकती है। और अगर उनकी समस्या ज्यादा बढ़ती है तब वो जाके अस्पताल में जाती है या फिर किसी मेडिसिन की दुकान से अपना इलाज करवाने के लिए कोई कॉस्मेटिक जैसे क्रीम लेती है, तो उसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है। तो वो महिलाओं के लिए गाँव में तो ज्यादा मतलब वो टीवी भी देख नहीं पाती है या कोई मतलब उनको गाइड नहीं करता है। तो मेरा सवाल यह है कि उन लोगों के लिए क्या कोई ऐसा परमानेंट इलाज है कि जैसे ये मेडिसिन है या इस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, या कोई मतलब ऐसा परमानेंट होगा जिससे उनको बता के हम बताएंगे कि भाई आपका ये इलाज हो सकता है, ठीक थोड़ा है। गाइड करिए। और एक सवाल मेरा यह है कि जैसे मैं अभी सुन पा रहा हूँ कि कंफर्ट लाइफस्टाइल की वजह से होता है, तो ये लोग तो हार्डवर्क भी करते हैं, तो इनका मतलब डेली रूटीन अच्छे से होता है, मेरे ख्याल से ब्लड सर्कुलेशन और एक्सरसाइज भी अच्छे से हो जाती है। तो मतलब हेरिडिटी और उनकी लाइफस्टाइल का कितना उसमें परसेंटेज है और जो कैसे वो ठीक हो सकता है, थोड़ा गाइड कीजिए। ठीक है, इन तमाम मुद्दों पे बात की हमने। एक बार डॉक्टर मेहंदी रत्ता, आप कुछ पूछना चाहेंगे या आप सवाल समझ गई हैं ठीक से? इनका प्रश्न मोटे तौर पर ये है कि जो भी महिलाएं गांव में काम कर रही हैं हाँ। और उनको एक्सपोजर तो होगा ही क्योंकि वो खेत में काम कर रही हैं, उनको बचने के लिए क्या किया जाए। तो देखिए, मैं ये कहूँगी कि आप अगर सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर सकती, ऐसी महिलाओं को मैं ये सलाह दूंगी, तो आप अपने चेहरे पे कोई भी जो सूती इस तरह का स्कार्फ है, कपड़ा है, गमछा है, जिससे कि आप अपने इस हिस्से को नाक से लेकर के जो आपका ये हिस्सा है चेहरे का, उसको आप कवर करके रखेंगे किसी भी सूती साफ धुले हुए कपड़े से। और उस कपड़े से जो आपका जो सन है डायरेक्टली त्वचा के ऊपर असर नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप जो चेहरे को आप सूरज से बचा के रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप काम कर रहे हैं तो आपको सूरज की तरफ ही अपना चेहरा रखना है। आप अपने चेहरे को साइड में भी रख सकते हैं, आप कैप भी पहन सकते हैं, हैट भी पहन सकते हैं, टोपी भी पहन सकते हैं, आप चश्मा भी पहन सकते हैं काले रंग का। तो ये सब जो कुछ इसको हम फिज़िकल प्रोटेक्शन बोलते हैं, छतरी है, तो ये सब छोटे छोटे हमारे स्टेप्स हैं जिससे कि हम सूरज का प्रभाव अपनी त्वचा पर कम कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और ये हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगर आपने वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा है, अगर आपने पाश्चात्य कंट्रीज़ में देखा है, वहाँ पे स्किन का कैंसर बहुत ज़्यादा है, एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो उसको वो कैसे बचाते हैं? क्रीम्स तो लगाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस हैं जो कि हम ले सकते हैं, उसको हमें अपने प्रयोग में लाना है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ मतीनुद्दीन जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है। मतीन जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए, प्रश्न अपना पूछिए। हेलो मैडम। हेलो जी, बताइए। जी मैडम, मेरा चेहरा बहुत डार्क हो गया है जी जी,
हाँ आपकी मैडम, मैं बहुत काला चेहरा हो गया, शरीर से ज़्यादा ब्लैक चेहरा हो गया है और शरीर गोरा है मेरा, लेकिन चेहरा ब्लैक हो गया है। ठीक और है। मैंने बहुत प्रिकॉशन लिए लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे मैडम। आपने डॉक्टर को भी दिखाया है? जी, मैं डॉक्टर को दिखाया है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये क्रीम व्रीम लगाते रहिए और सनस्क्रीन लगाते रहिए, डार्क हो गया बस मैडम। लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है? नहीं जी। ठीक है अमितेश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर अग्रवाल, आप इनको क्या सलाह देंगे? कुछ और जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं इनसे। नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जैसे अपना जो टॉपिकल एप्लीकेशन है, क्रीम्स वगैरह हैं, उनका एक अपना एक बड़ा पार्ट है, बट कई बार इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आती है, जैसे इनको मतीन जी को हुई हुई है, तो उसमें इंटरनली कुछ तो लेना ही पड़ेगा उनको। और उसी के लिए मैंने बोला कि ही शुड कंसल्ट एन आयुर्वेदा फिजिशियन, जहाँ पर भी हैं ये, और किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से अगर इलाज कराएंगे तो उनको फिर फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य के साथ इलाज करना होगा। और इसमें जो आयुर्वेद की जो टर्म होती है भ्राजक पित्त, जो कि स्किन को पूरा मैनेज करते हैं, और उसकी के लिए जब तक वो ठीक नहीं होगा तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। और ये तो फैक्ट है कि सन सेंसिटिविटी किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन उसके बावजूद भी हमको अपनी बॉडी को इस तरह से बनाना ही होगा कि डिस्पाइट ऑफ आवर एक्सपोजर टू सन, कि हम ये सब चीज़ों का रिकरेंस को मिनिमाइज़ कर पाएँ। तो अगर मेडिसिनल पार्ट पे बात करेंगे तो इनको निश्चित रूप से एक पर सलाह दे सकता हूँ, एक से होम रेमेडी के तौर पर। हालांकि अगेन चूँकि इनकी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो इनको एक अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं है तो अगर ये कुमकुमादी तैलम करके वहाँ मिल जाएगा, और उसको हल्दी के साथ, हल्दी पाउडर और एलोवेरा आजकल तो घर घर में उपलब्ध हो जाता है, आप अपने गार्डन में भी उगा सकते हैं, गमले में उगा सकते हैं, उसका जेल ले लें और इन तीनों का पेस्ट बना के और इसको अपने चेहरे पर लगा के रखें। इसको लगा के आप काम पे भी जा सकते हैं, हल्की सी एक लेयर लगा के, कोई बुरा भी नहीं लगेगा उतना, और ऐसा करके उसका उपयोग करें तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा लाभ मिलेगा। बट स्टिल आई वुड से कि ही शुड कंसल्ट एन आयुर्वेदा फिजिशियन फॉर ए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। ठीक है। इसके अलावा अगर डॉक्टर शुक्ला, कई ऐसे सवाल भी थे, कुछ लोगों ने पूछा कि आनुवांशिकता इसके पीछे कितना बड़ा कारण है। मान लीजिए किसी की माँ को है या पिता को है तो बच्चे में कितना प्रतिशत संभावना है, और अगर ऐसा है किसी के घर में ये प्रॉब्लम है, ज़्यादा है, तो क्या होम्योपैथी प्रिकॉशन के तौर पर मदद कर सकता है क्या उसकी? जी बिल्कुल। ये बीमारी जो है ये जेनेटिक हो सकती है। 50% केसेस में जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमें मालूम चलता है कि किसी न किसी नियर रिलेटिव को, मदर को या सिस्टर को ये रहा है। तो 50% केसेस में ये जेनेटिक पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए, जो बीमारी होती है एज़ पर होम्योपैथिक फिलॉसफी, एक जेनेटिक ससेप्टेबल एक इंसान है, उसको सनलाइट का एक्सपोजर मिला, वो पहले से ससेप्टेबल है, और कुछ कारण जो ऐसे रहे जैसे मे बी हार्मोनल चेंजेस या कुछ और बीमारियां अंदर जो जैसे डॉक्टर साहब ने कुछ बताई हैं, या दवाइयां कुछ ले रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ये होता है। हर एक जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंसान को ये होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और एक अभी पहले एक कॉलर ने एक बात की थी रिगार्डिंग OTC प्रोडक्ट्स। मैं ये कहना चाहूँगा, शायद हम बाद में भी डिस्कस करें इसके बारे में, कि OTC प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको इस्तेमाल करने से बचें। उन्होंने पूछा था कि हम कोई ऐसा क्रीम लगा लें जिससे हम बच सकें। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर OTC प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं और इरेशनली उसको यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है उसका साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रिवेंशन के उस पर जानना चाह रही थी कि क्या होम्योपैथी मदद करता है प्रिवेंशन? जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ हैं जो रोक सकती हैं इसे, अगर मान लीजिए किसी को शंका है? होम्योपैथिक दवाइयों में एक जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं किसी को भी, तो कोई पर्टिकुलर मेडिसिन किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं होती है, वो इंडिविजुअल के हिसाब से होती है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, जिसको अगर हिंदी में कहें तो व्यक्तिकरण की एक सिद्धांत है। इसमें हम किसी एक सेट ऑफ मेडिसिन को या किसी एक मेडिसिन को एक बीमारी के लिए निर्धारित तौर पे नहीं कह सकते हैं कि ये इसमें काम करेगी। आपको एक होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलना होगा, आपको अपनी पूरी जो हिस्ट्री है अच्छे से बतानी होगी, और निश्चित रूप से जो दवा है आपको एज अ प्रोफाइलेक्टिक काम करेगी। सिर्फ मेलाज्मा के लिए नहीं, और भी कई चीज़ों के लिए आपको इसको एज अ प्रोफाइलेक्टिक यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। और जो OTC की बात की है डॉक्टर मेहंदी रत्ना, ओवर द काउंटर जो सवाल था वो ये कह रहे थे कि जाते हैं दुकान पे, बता दिया कि हमें ये दिक्कत है, और जो भी दिया
और ज़्यादातर वो कॉस्मेटिक होता है, तो वो कितना और ज़्यादा बढ़ा सकता है प्रॉब्लम को? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानकारी लेना कि हमें कोई भी प्रोडक्ट हमें अपने आप से या किसी के बताने पर हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि हमें कोई भी ज़्यादा परफ्यूम्स नहीं इस्तेमाल करने, कॉस्मेटिक्स नहीं इस्तेमाल करने चेहरे के ऊपर। आजकल बहुत तरह के कॉस्मेटिक्स हैं जो कि जिसे हम जैसे डिओड्रेंट्स कहते हैं, जिसे कि हम फाउंडेशंस कहते हैं। हमारे जो यंग जितने भी हमारे वो हैं मेंबर्स हैं ऑफ द सोसाइटी, इतना प्रचलन है, इतने पॉपुलर हैं कि अगर आप देखें कि 16-17 साल की उम्र से ये कॉस्मेटिक का यूज़, हेयर कलर, हेयर डाई, परफ्यूम्स, डिओडरेंट्स, चेहरे के कॉस्मेटिक्स, ये सब कहीं ना कहीं इसको हम कॉस्मेटिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। और इसका एक शक्ल चेहरे के ऊपर झाइयों के रूप में, पिगमेंटेशन के रूप में, जैसे अभी मतीन हमारे एक कॉलर थे, वो डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे कि उनका पूरा चेहरा काला हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं एलर्जिक कंपोनेंट है जो कि किसी भी कॉस्मेटिक के यूज़ से, या चेहरे पे आफ्टर शेव लोशंस, कई तरह के केमिकल्स हैं। अगर हम काउंट करने लगें तो कम से कम सर से लेके पाँव तक 20 से 30 इस तरह की रोज़मर्रा में इस्तेमाल करे जाने वाली चीज़ें हैं। परफ्यूम्ड सोप्स हैं, हम बॉडी पे लगाते हैं, चेहरा धोते हैं। इतनी तरह के फेस वॉशेस हैं जिसमें कि प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो ये सब चीज़ें भी कर सकती हैं। हमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बगैर सलाह लिए हुए और डॉक्टर की सलाह के बगैर हमें स्किन पे नहीं इस्तेमाल करना। बिल्कुल। एक कॉलर और है हमारे साथ, कृष्णा ने महाराष्ट्र से कॉल किया है। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। बताइए क्या पूछना है आपको, सवाल कीजिए। कृष्णा, टीवी की आवाज़ को बिल्कुल कम कर दीजिए और एक बार में अपना सवाल पूरा पूछिए। मैडम, वो जो चेहरे पे वो ये आते हैं ना पिंपल्स, हो तो कैसे जाती हो? अच्छा, आपको पिंपल्स होने की समस्या है। हाँ, ठीक है। हाँ। कृष्णा, आपकी उम्र क्या है अभी? अभी 21 साल। जी? 21 साल। 21 साल, जो मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है कृष्णा। डॉक्टर अग्रवाल, आप कृष्णा का तो बता ही दीजिए क्या कर सकते हैं, पिंपल्स की समस्या इन्हें है। और ट्रीटमेंट के पार्ट पर मेलिज्मा को लेकर अगर मैं बात करूँ तो आयुर्वेद किस तरह से आगे बढ़ता है, और क्या पूरी तरह से, क्योंकि जड़ से ख़त्म करने पर ध्यान देता है आयुर्वेद, तो क्या पूरी तरह से इसको ठीक किया जा सकता है? हाँ जी, मैं कह सकता हूँ कि, और बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि इसको पूरा जड़ से हम मेलिज्मा को ख़त्म कर सकते हैं और इसकी रिकरेंस को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इफ़ नॉट कम्प्लीटली आउट। तो जैसे अगर इन कृष्णा जी का सवाल है तो इनको एक्ने, अगर ये पिंपल्स है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट अगर जनरली स्पीकिंग बात करें तो मुल्तानी मिट्टी का कोई योग है, बड़ी आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। उसमें नीम और हल्दी, ये दो चीज़ें एक पीस के उसमें मिला लें, और गुलाब जल, अच्छी क्वालिटी का कोई गुलाब जल मिल जाए, वो नहीं मिलता है तो घर में जो अपना थोड़ा अच्छा डिस्टिल्ड वाटर है, कुछ ऐसा या आरओ का पानी है, उसको लेके और अपने चेहरे पर उसको लगा लें और उसको लगा कर फिर छोड़ दें, और जब तक वो सूख जाए उसके बाद एक सादे पानी से या गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लें। और फेस की हाइजीन को थोड़ा मैनेज रखें, और खान पीन में भी बहुत ज़्यादा तला भुना मैदा की चीज़ें ज़रा कम खाएं, तो उससे ये एक्ने की जो प्रॉब्लम है इनकी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। मैं आगे और ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगी आयुर्वेद में। एक और कॉलर फिलहाल हम लेंगे। हमें अवनीश ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, शुक्रिया कॉल के लिए, स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न है। मैम नमस्ते जी। मैम क्या जैसे आयुर्वेदिक में नीम की पत्ती हो गई, क्या है कुछ फायदेमंद कर सकती है? जो बॉडी वाइड पैचेस है या जो काफी आती है, ऐसा कुछ आयुर्वेदिक में है, ऐसा कुछ दवाइयाँ खाने जैसे या योगा कुछ फायदेमंद है, आप बता दो, सर से जानना चाहता हूँ। अवनीश, आपकी आवाज़ सही तरह से हम तक नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन जो मैं समझ पा रही हूँ, अभी नीम को लेकर ही बात की डॉक्टर अग्रवाल ने। डॉक्टर अग्रवाल, अवनीश जो मुझे लग रहा है ये पूछना चाह रहे हैं कि जो नीम या फिर और तरह के आयुर्वेद उपाय बताता है वो कितने कारगर होते हैं, और कितने, मैं ये भी समझना चाहूँगी कि कितने लोगों को थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं कि तुरंत असर हो जाए, तो कितना समय देना चाहिए, कितने पेशेंस की ज़रूरत है? समय तो देना ही पड़ेगा। देखिए, ये तो मेलास्मा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ही आती है और धीरे धीरे ही जाएगी। तो निश्चित रूप से ये तो फैक्ट है कि हालांकि बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, बट 1 महीने से लेके 6 मंथ्स तक भी इसमें लग सकते हैं, अगर हमको इसको किसे कहते हैं ना, कंप्लीट इरेडिकेशन करना है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक ऐसा इसलिए कहा कि किसी अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट भी करना चाहिए कि क्या कारण हो सकता है, बट अगर जनरली बात करें तो इतना समय इसमें लगता ही लगता है। और नीम का, हाँ, मतलब
केवल सिर्फ नीम को खाने से ऐसा मेलाज्मा ठीक हो जाएगा, ऐसा कहना तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अगेन जैसे आयुर्वेद में भी क्या है कि कई बार एक जनरल, चूंकि हमारे सब रूरल एरियाज में चलता भी है, तो कुछ चीज़ें मतलब लेकिन अधूरा ज्ञान ना हो, उसको थोड़ा तरीके से लिया जाए तो उससे अदरवाइज क्या होता है, सिस्टम को थोड़ा दिक्कत आती है कि लोग सोचते हैं कि क्या कर लिया। लेकिन हाँ, नीम एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स। बट अगर प्रमुखता से बात करें तो मंजिष्ठ है, सारिवा है, हिमिडस्मस इंडिकस जिसको बोलते हैं, और जैसे मैंने स्ट्रेस की बात करी तो ब्राह्मी, अश्वगंध, शंखपुष्पी के योग हैं। इस तरह की तमाम चीज़ों को होलिस्टिकली लेना पड़ेगा और तब जाके ही हमको उसका फेवरेबल रिजल्ट आएगा। अगर हम स्लॉट्स में ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और फिर क्या होगा कि मन थोड़ा ख़राब होता है कि एलोपैथी भी ट्राई कर ली, आयुर्वेद भी ट्राई कर लिया, होम्योपैथी भी ट्राई कर ली, कुछ नहीं हो रहा। तो वो ऐसा ना हो कि सारे सिस्टम्स को हम रिजेक्ट करना शुरू कर दें। इंस्टेड की थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि हम पूरा एक प्रॉपर तरीके से जिससे भी करें इलाज, लेकिन प्रॉपर करें। बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला, ट्रीटमेंट को लेकर आप क्या बताएंगे? होम्योपैथी में भी कितना समय, मतलब जो धैर्य की बात हो रही है, अगर कोई होम्योपैथी का भी सहारा ले रहा है तो कितना धैर्य रखना होगा और किस तरह का ट्रीटमेंट मौजूद है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो एक इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी जो आपके निकटतम जो प्रशिक्षित होम्योपैथ है उसके पास जाएं और उसको अपना डिटेल्ड हिस्ट्री बताएं। उससे आपके जो स्पेसिफिक रीजंस हैं, स्पेसिफिक इटियोलॉजी है, वो निकल के आएगी। और भी चीज़ें जो आपके सिम्टम्स हो सकते हैं आपके अंदर प्रेजेंट, जो आपको अभी रियलाइज़ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो बीमारी है वो सिर्फ एक प्लेन पे दिख रही है, पर और भी चीज़ें उसमें ज़रूर उसके साथ होंगी। तो वो सारी चीज़ों को देखकर जो फिजिशियन है आपको प्रिस्क्राइब करेगा। और जहाँ तक समय सीमा की बात है, मुझे लगता है कि कम से कम 6 महीना आपको रुक के देखना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अगर हम सीख कर रहे हैं तो कम से कम 6 महीना रुक के आप ट्रीटमेंट लें, और साथ में जो कंप्लायंस आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है वो भी पूरी होनी चाहिए। अगर तब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसके बाद ही कुछ और सोचें। ठीक है। एक और कॉलर हैं, हम उन्हें शामिल कर लेते हैं। वीरेंद्र ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, स्वागत है आपका कार्यक्रम में हमारे। प्रश्न पूछिए आप। मैडम, ये मेरे हाथों में और क्या कहते हैं कोहनी के पास में छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, और उसमें जब अगर धूप से आओ तो ज़्यादा उभरे से लगते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं। धूप से आने पर उसमें जलन सी भी होती है। ठीक है, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेंगे। अंजू एक और कॉलर जुड़ी है हमारे साथ, गुजरात से कॉल किया है। अंजू, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है? तो मेरे चेहरे पे ज्यादा खुजली होती है और दागे होते हैं, धब्बे होते हैं काले। ठीक है, कब से ये समस्या है आपको? मेरे तो 3 या 4 साल से है। ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया अंजू? मैंने दिखाया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है डॉक्टर मेहंदी रत्ता, ये दोनों ही सवाल हैं। एक को धूप में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है और दूसरा अंजू का सवाल है। देखिए, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर हम देखिए आपका इलाज नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको कुछ बचाव के जनरल प्रिकॉशंस बता सकते हैं। पहली बात ये जानना ज़रूरी है। तो उसमें जैसे मैं अंजू जी को पहले आंसर करूँगी कि इन्होंने बताया कि चेहरे पे दाने हैं, धब्बे हैं, खुजली होती है, तो इनको अपना जो एक पूरा स्किन का केयर का जो ये रजीम है जो ये करती हैं, उसका बड़ा ध्यान रखना है। उनको जो अपना चेहरा धोने का साबुन है या फेस वॉश है, एक बहुत ही जेंटल किस्म के साबुन से आपको चेहरा धोना है, जिसमें ज़्यादा परफ्यूमिंग ना हो, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, जो कि आपकी त्वचा को खुश्क कर दे। क्योंकि जो ड्राइनेस है स्किन की, चेहरे को हम दिन में 2 या 3 बार धोते हैं, और अगर हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको हम मॉइस्चराइज़ नहीं कर रहे हैं, त्वचा में जो नमी का लॉस हो गया है धोने पर और जो ऑयल निकल गया है उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो त्वचा खुश्क होकर के ड्राई होके उसमें खुजली होगी और उसमें खुजाने के बाद दाने बनेंगे। तो ये तो पहला स्टेप है कि आपको केयर आपको बड़े प्रॉपर तरीके से करना है। दूसरा, आपको धूप से बचाना है, और आपको चेहरे पे जो कॉस्मेटिक्स आप लगा रही हैं उसको भी आपको कम करना है, क्योंकि कोई भी क्रीम, ज़्यादातर हमारी महिलाएं ऐसा है कि जो भी घर में पड़ा हुआ है, पुराना है, वो आउटडेटेड है, एक्सपायर्ड है, किसी का यूज़ किया हुआ है और उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। ये जो कॉस्मेटिक क्रीम्स हैं इनकी भी एक्सपायरी डेट है और उसके बाद ये हार्मफुल हो जाती हैं, और अगर आप उनको लगाएंगे तो उससे एलर्जी होने की संभावना है। तीसरा, आपको ये भी देखना है कि आप हेयर कलर तो नहीं लगाती, आपको मिनिमम कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने हैं। आपको हेयर डाई, हेयर कलर सब बंद करना पड़ेगा,
क्योंकि इनका जो प्रभाव है, साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और आपको ये परेशानी शुरू हो गई। ये थोड़े से वीक एंटीजेंस होते हैं, इनका असर आने में इट टेक्स सम टाइम। ये महीना भी लग सकता है, 2-3 महीने के बाद भी ये समस्या शुरू हो जाती है, तो इसको भी आपने कंट्रोल करना है। बाकी जो इनका इलाज है वो तभी संभव है जब हम इनको देखें और एक त्वचा रोग विशेषज्ञ उसका निदान करे, डायग्नोसिस करे, उसके बाद फिर इनका इलाज पूरी तरह से संभव है। बिल्कुल। और डॉक्टर अग्रवाल, कहा जाता है यू आर व्हाट यू ईट, और आयुर्वेद तो इस पे बहुत मानता भी है इस बात को। क्या चीज़ें ऐसा किचन में है या हम कहें खान पान में शामिल करें ताकि जो त्वचा है वो चमकदार बनी रहे और त्वचा से जुड़े विकार दूर रहें, और क्या ऐसी चीज़ है जिनसे परहेज करना है जिनको त्वचा से संबंधित समस्याएं ज़्यादा होती हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, और स्किन इज़ द मिरर ऑफ हेल्थ, ये तो हम लोग आयुर्वेद में ही बोलते हैं और मुझे लगता है कि सभी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो खान पान का एक बहुत मेजर रिजल्ट आता है। अगर आपका पाचन ठीक नहीं है तो बॉडी आपका टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेट करेगा। और एक सामान्य प्रक्रिया में भी देखें कि मान लीजिए आपने अगर 2-3 दिनों में कुछ बहुत गरिष्ठ खा लिया या पार्टी से होकर आए और बहुत आपको लगा कि आपका पाचन ठीक नहीं है, तो स्किन में डलनेस अगले दिन आपको दिखाई दे जाएगी। और कोई भी ऑफिस जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको कोई टोक देगा कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो स्किन तो एकदम से मिरर की तरह काम करती है, बिल्कुल आपकी हेल्थ कैसी है। तो उस दृष्टि से अगर हम खान पान की बात करें तो हमारे पास जो भी हम भोजन करें, एक तो फ्रेशली कुक्ड हो और टाइम से हो। भोजन का समय से खाना भी आयुर्वेद का एक बहुत प्रमुख सिद्धांत है। अक्सर क्या होता है कि हम व्यस्तता के नाम पर ये सब करके कि उसका कोई पर्टिकुलर टाइम तय नहीं कर पाते हैं। कभी 1 बजे खाया, कभी 3 बजे खा रहे हैं, कभी खा ही नहीं रहे हैं। उससे क्या होता है कि जिसको अग्नि बोलते हैं, अग्नि मतलब हमारी जो बॉडी की जो कोई आग नहीं लग रही पेट में, बॉडीज एबिलिटी टू सिक्रीट एंजाइम्स एंड जूसेस ऑप्टिमली, वो जो है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। अगर वो होंगे तो आप पाचन प्रॉपर कर पाएंगे। अगर उसकी प्रक्रिया ठीक नहीं हुई तो आप कितना ही लाइट फूड भी खा लीजिए, वो भी ढंग से नहीं पचेगा आपका। इसलिए मैंने लिवर का यहाँ पर बात करी कि जो रंजक पित्त जो बोलते हैं आयुर्वेद में, या जो ब्लड मेटाबॉलिज्म को जो गवर्न करता है, लिवर को जो गवर्न करता है, वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो सकता। और मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो उसका रिफ्लेक्शन स्किन के ऊपर आएगा ही आएगा। और इसमें जितनी भी केवल मिलाज्मा नहीं, और भी बहुत सारी स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, इवन जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी कई बार स्किन के हो जाते हैं, वो भी उसका भी कारण यही होता है, जिसमें कि हमारी पाचन प्रक्रिया और मेटाबॉलिज्म ठीक ना होना। ठीक है। डॉक्टर धनंजय शुक्ला, जब होम्योपैथी की हम बात करते हैं तो लोगों के बीच में एक धारणा है कि अगर हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, कई लोगों को स्किन डिजीजेज में बहुत अच्छा फ़ायदा है, लेकिन उनके मन में ये होता है कि हमें परहेज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए हम एलोपैथी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हम होम्योपैथी नहीं ले सकते। कड़े नियम है होम्योपैथी में, क्या ऐसा अभी है? ये कितना मिथ है, कितना सच है, थोड़ा बताइए। जी, कुछ परहेज़ इसमें ज़रूरी हैं। जो परहेज़ हैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। बेसिक जो परहेज़ है वो ये है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली चीज़ को ना लिया जाए, और अगर लेना बहुत ज़रूरी है तो उसको कम से कम आधे घंटे के गैप से लें दवा से, और उस चीज़ को खाने के बीच में कम से कम आधे घंटे का गैप रखें। और बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर ये कहें कि हम बहुत सारी चीज़ें बंद करा देते तो ऐसा नहीं है। वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है। हम वो हिस्ट्री टेकिंग के बाद पेशेंट को इंडिविजुअली हम समझा देते हैं कि आपको ये खाना है और ये आपको नहीं खाना है। ठीक है। तो जहाँ तक परहेज़ की बात है, एक तरह से मिथ कह सकते हैं। ठीक है। और बाकी ट्रीटमेंट के साथ भी इसको लिया जा सकता है? जी बिल्कुल लिया जा सकता है। जहाँ कई मरीज़ ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए या कॉर्नर आर्टरी डिजीज़ के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, जो वो बंद नहीं करते, और उसके साथ उनको कोई और प्रॉब्लम है, मे बी एक्यूट प्रॉब्लम हो या कोई और क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, मे बी स्किन प्रॉब्लम हो, तो वो चाहते हैं कि वो साथ में होम्योपैथिक दवा लें। तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है। कम से कम आधे घंटे का गैप रखें। आप जब दवा लें तो आपका मुंह साफ़ होना चाहिए। बेहतर ये है कि दवा जब भी लेनी है होम्योपैथिक दवा, उससे पहले आप एक बार कुल्ला करें, मुंह साफ़ हो, और उसके बाद दवा ले लें, और उसके बाद कम से कम 20 मिनट तक, 30 मिनट तक कुछ भी ना लें। ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल बताइए। हाँ, इसमें मेरा ये कहना है कि आयुर्वेद में इस तरह का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या ऐसा इंटरेक्शन विषय वो नहीं है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथी के साथ दवाई नहीं ले सकते। इनफैक्ट मैं तो यूरोप और अमेरिका में वहाँ के बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर के साथ वर्क करता हूँ और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ पर बहुत फास्ट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है, धैर्य बहुत कम है, तो उसमें एक्यूटनेस ऑफ द डिजीज़ को कई बार एलोपैथिक मेडिसिन से लोग उसको ठीक करते हैं।
लेकिन लॉन्ग टर्म अगर उसको चलाते हैं तो ये लोगों को लगता है कि भाई उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से उनको प्रॉब्लम होगी। तो कॉम्बाइनिंग विद आयुर्वेदिक मेडिसिन उसका एक बड़ा अच्छा लॉन्ग टर्म रिजल्ट आता है और रिकरेंस की भी प्रिवेंशन होती है। तो इस दृष्टि से ये चूंकि आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था तो मैं इसमें आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव रखना चाहता था, इसलिए मैंने इंटरवीन किया। बिल्कुल। एक और कॉलर है, उन्हें भी शामिल करते हैं। पूजा ने बिहार से कॉल किया है। पूजा, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए क्या प्रश्न है, पूछिए। हेलो जी पूछिए पूजा, सवाल पूछिए। मेरे जी हाँ, मेरे ये बियर्ड के पास मेरे बाल निकल जा रहा है, उसके लिए क्या किया जाए? ठीक है पूजा, वैसे आज हमारा विषय जो मेलिज्मा का है, इस विषय को भी हम आगे शामिल करेंगे और इस पर ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि राय ली जाए। कमलेश, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से। कमलेश, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपका प्रश्न क्या है, बताइए। हाँ सर, मेरे ग्रैंड डॉटर है 1.5 साल की जी। उसके 4-5 महीने पहले दोनों आंखों के नीचे बिल्कुल रेडिश ऐसा हो गया था, ऐसा लग रहा था पक से भरे हुए हैं। और हालांकि उसको ज्यादा इरिटेशन वगैरह प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दैट एग्जिस्ट फॉर लास्ट 5-6 मंथ। और उसको हमने जो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही है मौसम की वजह से, जबकि उसमें मौसम भी ऐसा कोई खास था नहीं। लेकिन अभी भी वो 100% ठीक नहीं हुआ है। रीजन समझ में नहीं आया, डायग्नोसिस नहीं कर पाया डॉक्टर, किस वजह से रहा है। ठीक है डॉक्टर मेहंदी रत्ता, आप कमलेश जी के सवाल जी का जवाब दीजिए। कमलेश जी, क्या आपने बताया आपकी ग्रैंड डॉटर की आंखों के चारों तरफ आपने क्या एक बार चारों तरफ नहीं मैडम, चारों तरफ नहीं मैडम, बिल्कुल नीचे। हाँ, क्या परेशानी है वहाँ पर? उसमें बिल्कुल जैसे अपने फुंसी होती है ना, वो फुंसी ना होके एक बड़ा एरिया रेडिश हो रखा था दोनों साइड में। देखिए ऐसा उसमें खुजली भी होती थी, इरिटेशन होती थी? नहीं, इरिटेशन इतना ज्यादा नहीं था, वो इतना इरिटेशन, लेकिन देखिए ऐसा होता है कि आंखों की जो त्वचा है वो बहुत थिन होती है, पतली होती है। तो कई बार अगर हम उसको बच्चे रब करते हैं, उसको अगर आंख को मसलते हैं तो वहाँ पर जो कलर है उसका वो थोड़ा सा लाल दिखाई देने लगता है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, अगर एक कंडीशन होती है जिसे हम एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, तो आँखों की जो त्वचा है वहाँ पर थोड़ा सा स्किन का कलर बदल सकता है, वहाँ पर थोड़ा सा लाली भी आ सकती है। तो ये देखने पर ही बड़ा एक स्पेसिफिक आपने एक समस्या बताई है, जिसे कि हम देखने के बाद ही निर्धारित कर पाएंगे कि इसमें क्या है। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी डॉक्टर मेहंदी रत्ता, एलोपैथी में ट्रीटमेंट के बारे में आप थोड़ा बताएं। जी। थोड़ा क्या स्किन को लेकर जो आम धारणा है वो ये माना जाता है एलोपैथी बहुत थोड़ा सा हार्श होता है, या फिर स्टेरॉइड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए कुछ हद तक अगर हमारा ज्ञान अगर अधूरा है तो हमारी मिथ्स भी ज़्यादा रहेंगी, बिल्कुल, है ना। हमारा जो विश्वास क्यों होता है, अगर हम पूरी तरह से ज्ञानी हैं, उस चीज़ को परख कर लेते हैं, उसको ठीक से फॉलो करते हैं, तो हम उसमें विश्वास करते हैं। कुछ त्वचा के रोग ऐसे हैं कि अगर हम उसको डॉक्टर शॉपिंग करेंगे कि कभी हम यहाँ गए, हमने 15 दिन इलाज किया, फिर हमें पसंद नहीं आया, हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, जो उसकी एक पद्धति है, कोई भी पद्धति है, चाहे वो एलोपैथी है, चाहे वो आयुर्वेदिक है या होम्योपैथी है, उस पद्धति को, उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं और जो उसके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है अगर हमें सक्सेस चाहिए। अगर हम उन सिद्धांतों को नहीं फॉलो करेंगे तो कोई भी पद्धति है उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर मैं एलोपैथी के ऊपर आऊँ, मेलास्मा एंड इट्स ट्रीटमेंट, तो मैं ये कहूँगी कि लास्ट 8 to 10 ईयर्स में इस तरह के एक एडवांसेस हुए हैं, उसमें इतनी प्रोग्रेस हुई है कि अगर हम रोगी अगर उस चीज़ को फॉलो करता है, जैसे कि बताया पेशेंस, एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट, कि उस इलाज के साथ आपने कितना आपने उस चीज़ को फॉलो किया है, वो प्रिंसिपल को, और जो उसमें हमारी डूज एंड डोंट्स हैं। ट्रीटमेंट में हम लोग कई तरह के क्रीम्स हैं, इस तरह के एजेंट्स हैं जो कि सेफ़ हैं। पहले हम इस तरह के इस्तेमाल करते थे जो कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मिलास्मा, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़। ये पूरी उम्र आपको जो प्रिकॉशंस के स्टेप्स हैं आपको लेने पड़ेंगे, चाहे कोई भी पद्धति में आप चलें, क्योंकि एक बार अगर स्किन में ये आपकी सेंसिटिविटी है
और अंदरूनी कारण जिसमें जेनेटिक्स भी हो सकता है, आपका डाइट भी हो सकता है, लाइफस्टाइल भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस तो पूरी उम्र लेने हैं। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास स्टेप 1 में ट्रीटमेंट है, उसके बाद अगर रिस्पांस नहीं आता हमारे पास दूसरी मोडालिटीज़ हैं जिसमें कि हम केमिकल पीलिंग बोलते हैं, लेज़र्स बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ओवरऑल होलिस्टिक वे से अगर हम मेलास्मा ट्रीट करते हैं जिसमें कि डाइट, लाइफस्टाइल, आपका केमिकल्स का परहेज़, सन प्रोटेक्शन, योर कंट्रोलिंग योर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, योर एक्सरसाइज एंड आपका जो ट्रीटमेंट है अगर होता है तो स्किन का कंप्लीटली, अगर मेलास्मा अर्ली है और सुपरफिशियल है, स्किन की ऊपर की लेयर्स में है, एपिडर्मिस में है, तो 100% ठीक हो जाता है और पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी। लेकिन उन्हें सनस्क्रीन इस्तेमाल करना पड़ेगा, डूज एंड डोंट्स जो हैं वो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक समस्या है जिसको हमें कंट्रोल में रखना है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है डॉक्टर मेहंदी रत्ता, और आप तीनों ही विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सही तरह से कोई भी ट्रीटमेंट चाहे किसी भी पैथी का लिया जाए, क्योंकि आयुर्वेद में भी देखें तो कुछ पता है लेकिन कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, किसे कितना लेना है, ये चीज़ें नहीं पता होती लोगों को। इसलिए एक अच्छा स्वास्थ्य विशेषज्ञ की ज़रूर मदद लीजिए, जानकारी लीजिए और तभी किसी भी दवा का इस्तेमाल कीजिए और जितने समय तक बताया जाए उसका इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही जो तमाम सुझाव और उपाय फ़िलहाल हमारे विशेषज्ञों ने बताए हैं उन्हें आप अपनाइए और बिल्कुल स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मैं डॉक्टर विभू मेहंदी रत्ता आपका, साथ ही डॉक्टर नितिन अग्रवाल आपका और डॉक्टर धनंजय शुक्ला, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। समय यहीं पूरा हो गया है। अगले हफ्ते हम एक और नए विषय के साथ आएंगे। खासतौर से हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन जो है उसे कैसे दूर किया जाए। तो नशे की लत को दूर करने के उपायों के बारे में हम अगले हफ्ते आयुष्मान भव में बात करेंगे। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी जो भी समस्या परेशानी है नशे की लत को लेकर वो साझा कीजिए। विशेषज्ञों से इस पर करेंगे बात। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।